हेलो फ्रेंड्स, सिवाय ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय पद भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नायक। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल अमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे, आड़ी तो मी मिलरवाचा। इसका अर्थ होगा हिंदी में दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और B.O. चिदम्बरम पिल्ले आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए निकट सहयोग किया। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। लोकमान्य तिलक ने आधुनिक शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। उन्होंने कुछ समय तक स्कूल के कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। राजद्रोह का आरोप। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नामक से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीनता भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छापने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, लेकिन ये इससे विचलित नहीं हुए। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गर्म दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार में स्थित है, मांडले की जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल लीग की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890 में जुड़े। हालांकि उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। अल्पायु में विवाह के कारण व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अल्पकाल बाल विवाह के रूप में वे बहुत खिलाफ थे। 1891 एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे इसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। राजद्रोह का आरोप जो इनके ऊपर लगा दोस्तों, आइए आगे जानते हैं क्यों उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप और किस अंग्रेज सरकार ने क्यों क्यों लगाया। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया। मांडले में कारावास हुआ, जो म्यांमार में जो स्थित है। इस समय ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगवा दी जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हों। लोकमान्य तिलक, जी हाँ, ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी ये किसी प्रकार से कोई भी लेख लिखें, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होती, जिससे लोगों में जागरूकता फैलती। ब्रिटिश सरकार उसको दबाना चाह रही थी। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक पत्र से प्राप्त हुई। ऑल इंडिया होम रूल लीग। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में
एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन का उद्देश्य लोकमान्य तिलक का था कि भारत में स्वराज स्थापित करना, जिसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी और पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेता और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट जो आयरलैंड से भारत आई हुई थी, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था, उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले उन्होंने उठाई थी। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। नागरिक प्राचार्य सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम इस वाक्य को दोहरा रहे हैं दोस्तों। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस भर गया। नागरिक प्राचार्य सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत में समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और कहा कि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझाई जा सकती। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से दलीलें दी थी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। नागरिक प्राचार्य सभा में उन्होंने कहा था कि देवनागरी को समस्त भारतीय सब भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। मृत्यु, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, आइए जानते हैं। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उन्हें प्रत्युत्तर पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बताया। लोकमान्य तिलक ने यूं तो अनेकों पुस्तकें लिखी थी, किंतु श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसकी कई भाषाओं में अनुवाद भी किया है उन्होंने। लिखी हुई सभी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। द ओरिओन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, मांडले जेल में। वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, इसका कुछ स्थानों पर उपयोग होता है, विशेषतः कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आदि। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे लोकमान्य तिलक के पत्र, एमडी विद्यांश यानी संपाद, रविंद्र कुमार द्वारा संपादित। उनकी पुस्तकें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में लोकमान्य तिलक मंदिर, नारायण पैठ, पुणे में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। बाद में उन्हें अन्य प्रकाशकों ने भी छापा। जी हाँ दोस्तों, ये थी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक से जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारी है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर किया। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।